कोरोना संकट में जारी है नेतागिरी। प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें अहम। सिंधिया समर्थक बनाम हादछाप। कोरोना वायरस की चुनौती के बीच प्रदेश में राजनीतिक चुनौती की चिंता भी बीजेपी कांग्रेस को सताने लगी है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी कोरोना से जंग लड़ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट गठन कर उपचुनावों की तैयारियों के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग की कमान सौंपी गई है। साथ ही उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी भी बनाया गया है। उनके साथ तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग का जिम्मा दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 विधानसभा की सीटें खाली हैं। कोरोना की जंग के साथ राजनीतिक जंग भी जीतनी है, इसलिए नेताजी क्षेत्र की जनता को हर मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। और जनता जनार्दन को इस सेवक पर विश्वास होगा। अगर उन्हें लगता होगा कि उनके नौनिहालों के लिए सिविल हॉस्पिटल अच्छा बन रहा है, उनको लगता होगा 4 से नाके का रोड अच्छा बन रहा है, उनको लग रहा होगा कि गंदे पानी से पहले से निजात मिली है, टंकियां बन रही हैं, तो ये सब काम अगर लोगों को लगता है कि उसके सेवक ने ठीक किए हैं, तो जनता जनार्दन निश्चित रूप से न्याय करती है और न्याय का साथ देगी। जो मेरे मित्र कांग्रेस से को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चुनाव में दिक्कत अस्वाभाविक नहीं स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके खिलाफ जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, उस दृष्टि से भी उन सबको एकजुट एकमत करना, यह हम सब लोगों की जवाबदारी जिम्मेदारी तय होगी। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावों और आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता इस बार भी ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें उसकी झोली में देगी। कोरोना संकट में कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद है। एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद एक व्यक्ति को खरीदने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकती। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और इन्हीं को लाते हैं। ऐसे बिकाऊ लोगों को मैं नहीं समझता कि जनता पुनः इनको स्वीकार करेगी। कांग्रेस के पास बहुत अच्छे दमदार प्रत्याशी भी हैं, चुनाव होने दो, मैदान में आने दो, और बहुत अच्छे फेस भी हैं, बहुत अच्छे चेहरे भी हैं, और जनता जिताने का काम करेगी, हमें पूरा भरोसा है। पीठ में छुरा बोक के उनकी सरकार हटाई गई है, लेकिन ज्यादा दिन की सरकार रहेगी। 3-4 महीने में सरकार चली जाएगी, सब चुनाव हारेंगे। अच्छा, राज्य में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस का जोर भी सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल पर है। कांग्रेस गोविंद सिंह राजपूत को टक्कर देने, अपने कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती सिंधिया समर्थकों के लिए होगी, क्योंकि ये उनका गढ़ है और इस बार पहले जितनी सीटें जीतने का उनके सामने टारगेट भी होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महामारी का टेंशन, नेतागिरी का टेंशन। सर, पॉलिटिक्स किस युग में थमी है जो अब थमेगी? कोरोना आए आता रहे, क्या दिक्कत है? एक तरफ जहां कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन सीटों पर बाई इलेक्शंस की निगाह है कांग्रेस और बीजेपी की, जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। और ये भी मत भूलिए कि अब मध्य प्रदेश की सियासत के नक्शे पर जो सबसे महत्वपूर्ण अंचल है, उस महत्वपूर्ण अंचल का नाम है, एनी गेस? ग्वालियर चंबल। यू आर राइट सर, अगर आपने यही सोचा है तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। उस अंचल का नाम है ग्वालियर चंबल अंचल, जहां से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति के एक बेहद मजबूत और बहुत ही डिसाइसिव एक ध्रुव हैं, एक पोलर है। और इसी रीजन से वो सीट्स आती हैं जो बाय इलेक्शंस में खासा अंतर पैदा करती हैं, और करीब करीब 16 सीट्स ग्वालियर चंबल रीजन से आती हैं। और पिछली कांग्रेस सरकार जो रही, उसमें ये माना गया कि सत्ता में उसके आने की एक बड़ी वजह ग्वालियर चंबल रीजन रहा, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का करिश्मा चला, और उसी करिश्मे के चलते काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रतिसाद और रिजल्ट कांग्रेस को दिया था। लेकिन अब वही चुनौती है कि वो चुनौती अब बीजेपी के पक्ष में मुड़े
और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में शानदार प्रदर्शन करे। इसीलिए सिंधिया साहब के ख़ास लेफ्टिनेंट गोविंद सिंह राजपूत जी को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। और कांग्रेस ने भी तुर्की बतुर्की ये देखते हुए कि ग्वालियर चंबल रीजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी रीजन के अपने एक बहुत ख़ास दिग्गज लीडर गोविंद सिंह जी को जिम्मेदारी दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है कि क्या उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर एक ताकत के साथ उनको आगे खड़ा किया जाए। लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ चोट खाई कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ वो सीजन्ड प्लेयर बीजेपी है जो तख्ता पलटने में भी माहिर है और सरकार चलाने में भी माहिर है, क्योंकि 15 साल मध्य प्रदेश में उसकी सरकार रही है और सरकार उसने बखूबी चलाई है। लेकिन अब उसकी सारी काबिलियत और ख़ासियत ये देखने में लगेगी कि क्या ये जो मिश्रित सरकार है, क्या इसको भी वो उसी ताकत से वो चलाएगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं, आइए उनसे मुलाकात करें, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहले आप ही की प्रतिक्रिया, कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं, कोरोना तो चलता रहेगा, कोरोना के साथ सियासत भी चलेगी, क्योंकि सियासत भी बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की भावी दिशा को, खासतौर से राजनीति की दिशा को तय करने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही निर्णायक है ये चुनाव जी, क्योंकि हर जो आप यदि किसी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, कांग्रेस जो सरकार में नहीं है, तो उसके नेताओं से पूछे कि उनकी धड़कनों में क्या है, तो वो बताएंगे कि यही 24 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर ये उपचुनाव होना है। क्योंकि आप देखिए, बहुमत में आज सदन की जो संख्या है उसके लिहाज से भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, लेकिन जो सदन की कुल संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत में नहीं है जी। तो उसके लिए भी जो है सीटें जीतना बहुत आवश्यक है। कम से कम उसको 15 सीटें तो हर हाल में जीतना है। मतलब आप किसी भी स्थिति में यदि वो नहीं जीतते तो फिर वही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी जो 2018 के विधानसभा चुनाव की बात। बिल्कुल ठीक। तो पूरा आप देखिए, सबसे ज्यादा जो उपचुनाव है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, और वहां का जो सबसे मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी का था वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि उस चेहरे का जो फायदा है वो तो मिलेगा ही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, जिसको लेके तरह कांग्रेस बहुत आसान्वित है उसके कार्यकर्ताओं को लेकर कि उनका कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के इन लोगों के साथ जो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनसे एसोसिएट नहीं करेगा। इस तरह की जो एक कांग्रेस की सोच है वो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव जो होता है ना। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तौर तरीका देखेंगे जी, तो लगता है कि ये जो है लड़ाई दिलचस्प के साथ साथ जो है कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां जो है उस क्षेत्र में हमें कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो अपने दम पर इन सीटों को जिताने की कोशिश करे। बिल्कुल, ये आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि गेम चेंजर जो साबित होता है वो होता है लीडर। और क्या ग्वालियर चंबल अंचल में गोविंद सिंह जी जरूर एक कदावर नेता हैं, लेकिन क्या वो उस मास अपील के साथ पूरे ग्वालियर चंबल में, ख़ासतौर से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रभाव वहाँ पर है, क्या वो उसकी काट साबित होंगे? ये बड़ा सवाल है। पीसी शर्मा साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये वजूद की लड़ाई है कांग्रेस के लिए, एक उसके अस्तित्व के लिए भी एक संघर्ष है, और ये उपचुनाव ये बताने का भी एक मौका है कि आप न सिर्फ वापसी कर सकते हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ, और कहीं शायद आप ये भी इस चुनाव में एक सहानुभूति कार्ड लेकर भी जाएंगे। तो लेकिन इन सब के लिए लीडरशिप, समन्वय, संगठन की मजबूती, क्या ये सारी चीज़ें कांग्रेस के पास हैं? क्योंकि इस पर हमेशा सवाल उठे हैं। सर, इस चुनाव में गेम चेंजर होंगे कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश की जनता ने एक तरह से कहा जाए, क्योंकि कमलनाथ जी कांग्रेस को जब मेजॉरिटी मिली सहयोगी दलों के साथ, तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जी,
और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी की परफॉर्मेंस को मध्य प्रदेश या देश में कोई भी नकार नहीं सकता। जिस तरह का काम वो कर रहे थे लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी हो, 300 से 600 वृद्धा पेंशन करना हो, बिजली के बिल 100 रुपये, सभी चीज़ें जो थी। और एक इस राज्य को एक आगे बढ़ाने के उस पर जो टेक ऑफ हो गया था, उस टेक ऑफ को जो सडनली ब्रेक आया है, जो 22 लोग भारतीय जनता पार्टी लेकर चली गई कांग्रेस के, इन 22 को कांग्रेस के पंजे पे वोट दिया था लोगों ने, और जो ब्रेक दिया है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, ये लोग समझते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से खरीद फरोख्त करके 22 लोगों को बेंगलोर ले गए, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और जो बीच में जो स्थिति बनी मध्य प्रदेश के अंदर 2 तारीख से लेके 23 तारीख तक, ये कोरोना जो आया, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये मान के चलिए जो ये अगर डिस्टर्ब नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और जो लोग 22 लोग गए, तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में होती। तो ये जनता के बीच में ये मैसेज है, और ये 22 लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो ये मान के चलिए इनको कांग्रेस के लोग तो हराएंगे ही, लेकिन बीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ कद्दावर, जिनकी सीट पर दूसरा आके काबिज होने वाला है, बैठने वाला है, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मान के चलिए कि ये कोरोना जो फैलाया यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो लोग यहाँ 84 मारे गए, जो अब आज यहाँ पे हजारों लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, ये जो बीच में 1 महीने के अंदर गड़बड़ हुई, इस सब की वजह है, ये जनता समझती है। आज लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, 4 जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 4-5 किलो राशन दिया जा रहा है, 4 की फैमिली है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी, और ये मान के चलिए ये निगेटिविटी सरकार के खिलाफ जाने वाली है, और कमलनाथ जी का जो चेहरा है वो इस जगह चलेगा कि लोग चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री फिर से आना चाहिए, फिर से बैठना चाहिए। हमने एक को चुन के भेजा था, ये लोगों के मन में बात बैठेगी, इसलिए हम ये 22 की 22। और एक चीज़ और देख लीजिए आप जी, भारतीय जनता पार्टी ने, इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस समय कि जितने लोग जो इनके आएंगे सिंधिया जी के कैंप के, इनको वही विभाग देंगे जो विभाग पहले थे, नहीं दिए। स्वास्थ्य विभाग तुलसी सिलावट के पास नहीं है, परिवहन और राजस्व उनको नहीं दिया। ये मैं लौटूंगा, एक द्वंद्व शुरू हो चुका है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। और इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, केवल एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल बना, ये 22 लोग जो गए, जिसमें अधिकतर लोग वहां के थे, ग्वालियर चंबल, उनको नहीं लिया गया इसमें। उनमें से एक आदमी नहीं आया। जितने आए उधर के कैंप के भी सिंधिया जी के, वो सागर के या इंदौर के आए, उस बेल्ट को पूरी तरह छोड़ दिया। ये भी जनता वहां की समझ रही है। ये विधायक जिनको नहीं बनाया गया मंत्री, ये भी इस चीज को समझ रहे हैं, और बीजेपी के सीनियर लोग हैं वो भी इन सब चीजों को समझ रहे हैं। त्रिपाठी साहब, वो किस स्थिति में आज, मैं उनका निरादर आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो कांग्रेस एक तो इस पर उम्मीद लगाकर बैठी है कि क्या हुआ तेरा वादा। विंध्य रीजन के लिए भी ये बड़ा सवाल है। हालांकि आगे भविष्य की तरफ संकेत है कि पूरा ज़रूर होगा, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी भी इंतज़ार कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी भी प्रतीक्षारत हैं। और ये चीज़ें आप इनको हवा में खारिज नहीं कर सकते हैं कि नहीं साहब, हम अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी ने हमारे लिए जो फैसला किया है हम उसको मान्य करेंगे। ये मंत्र तो बीजेपी का है, लेकिन अंदर दिल जो है ना, उस दिल में दर्द होता है त्रिपाठी जी। और आप एक राजनेता हैं, युवा राजनेता हैं, वक्तृत्व कला में बड़े माहिर है। मेरी भी बड़ी दिलचस्पी होगी कि क्या जवाब आपकी तरफ से आता है। तो कांग्रेस तथा कथित रूप से बीजेपी के नकारात्मक राजनीतिक समीकरणों से अपने लिए सकारात्मक भाव ढूंढ रही, क्या कहेंगे सर? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के लिए सर्वप्रथम कोई उपचुनाव न होकर 7.5 करोड़ की जनता को जीवन रक्षा प्रदान करना है, कोरोना से बचाना है। हमारे शर्मा जी सीनियर मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना दस्तक दे चुका है,
हमारी उनसे अपील है, उपचुनावों की बात न करते हुए हमको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश की जनता चाहती है कि 130 करोड़ लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए हमको सर्वप्रथम मजबूती से कदम उठाना चाहिए। जहां तक सवाल है कमलनाथ जी का, जब सरकार 10 तारीख से संकट में आ गई थी, मैं पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी से कि 10 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली, ये केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग में और उसके पर्दे के पीछे किन कामों में व्यस्त थे? कोरोना के लिए एक भी कदम इन्होंने उठाने का काम नहीं किया। जब तक ये 1.5 साल सरकार में रहे, ये लगातार रोते रहे कि सरकार का खजाना खाली है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने प्रदेश का खजाना कोरोना से निपटने के लिए और गरीबों को खाद्यान्न राशन मुहैया कराने के लिए, चाहे वो जो 25 प्रकार के राशन कार्ड हैं उन पे खाद्यान्न देने का काम हो। सर, नेताओं का समायोजन, एडजस्टमेंट, त्रिपाठी जी, वो भी बड़ा मसला तो है, मानेंगे आप? आएंगे, पूरा सुन लीजिए हमारा जी, हमें जी, स्टेप बाय स्टेप। जी। तो फिर चाहे वो हमारी जो पात्रता पर्चियां नहीं प्राप्त हुई हूँ, ऐसे गरीबों को, चाहे बेघर बेसहारा लोगों को खाद्यान्न देने का काम हो। जी हाँ, जी हाँ। मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब भूखों नहीं मरने पाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रण है। हर मजदूर के खाते में, जिनके पास भवन निर्माण कर्मकांड मंडल का कार्ड है, 1000 रुपए देने का काम। जो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं मजदूर, उनके खाते में 1000 देने का काम। चाहे वो किसानों को 2200। सर, वक्त कम है, वो आपकी उपलब्धियों से मैं सहमति नहीं जता रहा हूँ, वो हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी। देखिए, चूंकि ये उपचुनाव के ग्राउंड पर बात है, मैं वही बात ले आ रहा हूँ। 2200 करोड़ रुपए जो बीमा का वो पड़ा हुआ था, उसको कमलनाथ जी देने में असफल रहे। और क्या बात थी कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपए दिया, 15 लाख किसानों के खाते में 2990 करोड़ रुपए जाने के लिए तैयार है। इसी तरह से पूरी सरकार हमारी आप रोने के लिए तैयार नहीं है। जो ये 1.5 साल तक करते रहे, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पर व्यस्त रहे। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक अंचल तक नहीं देखती। दर्द तो आपको भी होगा। राजेंद्र जी भी आ जाते पहले गठन में तो अच्छा रहता। देखिए, ये हमने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में अभी मंत्रिमंडल नहीं है। त्रिपाठी जी नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में अभी उपचुनाव नहीं है। वहाँ बहुत लोग हैं, गौतम जी हैं, मध्य प्रदेश है, शुक्ला जी हैं। पार्टी की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारी प्राथमिकता में अभी चुनाव नहीं। जहां तक उपचुनाव का सवाल है, मैं आपसे ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शर्मा जी को भी बुलाइएगा और गुप्ता जी भी रहेंगे। पिछली बार भी हमारे साथ डिबेट में शामिल थे। 24 सीटों में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, अगले उपचुनाव में जीतेगी। यह मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। और अगली जब डिबेट होगी, हम लोग बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। चलिए, ये तो बिल्कुल वक्त देखेगा ही कि क्या परिस्थितियां आगे बनती हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही राजनीतिक मित्रों की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, ये कोरोना वगैरह का जो इशू है, वो जब चुनाव होगा तब उस वक्त ये कितना इफेक्टिव होता है, ये उस वक्त पता लगेगा। आप देखिए कि एक चीज जो वो इस चुनाव में आएगी, कांग्रेस के कमलनाथ जी का जो 15 महीने का जो कार्यकाल है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। वो चर्चा कांग्रेस भी करेगी और वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। कि आप देखिए कि यदि जनता के मन में पॉजिटिव परसेप्शन होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यदि 15 माह की सरकार को लेकर जो जिस तरह की कसौटी पर जनता ने उनको भेजा था, वो यदि खरी नहीं होगी तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा फायदा न दे। दोनों तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि जो आप देखिए कि यदि चुनाव जो है 15 साल बनाम 15 माह पर भी हुआ तो बहुत सारे इशू आएंगे। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो लीडर का कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट जनता से कितना कनेक्ट है वहां जो भी लीडर है मौजूदा। आप देखिए जैसे वहां खासकर जो ग्वालियर चंबल का इलाका है जिसकी लेकर हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में वहां नेताओं की भीड़ है। जो आप देखिए, लेकिन जो आप नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा है, बहुत सारे आप फहरिस्त दिखाएंगे तो एक जिले में 4 लीडर मिलेंगे। आप वहां कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आप देखिए लगातार 2018 का चुनाव था जिसमें कांग्रेस जो है
जीती, अन्यथा पिछले चुनाव में वो बिल्कुल हारती बिल्कुल रही बिल्कुल। थी। दिनेश जी, तो वक्त इसलिए बहुत कम बड़ा है मेरे पास। महत्वपूर्ण जी जी, मैं वक्त माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया, एक दोनों दो बात राजनीतिक। मुझे कहना जी है। बिल्कुल, 30 सेकंड जी, में शर्मा मैं- साहब, 30 सेकंड में। जी नहीं, थोड़ा ज़्यादा सेकंड दीजिए। इन्हें त्रिपाठी जी ने लंबी बात की है जी कि इनका कहना है कि 10 मार्च तक 20 मार्च तक कमलनाथ जी थे। मैं कैबिनेट का मेंबर था। कैबिनेट में हमारा स्वास्थ्य मंत्री नदारत था जिसको किडनैप कर लिया था। उस बैठक में जो पल्लवी जैन जिसको इन्होंने कोरोना पॉजिटिव कराया, पूरा प्रस्ताव रखा। जितनी चीजें भी आज एक्शन में है, ये सबके डिसीजन कमलनाथ जी की सरकार 6 तारीख की कैबिनेट में, 8 तारीख की कैबिनेट में, 15 तारीख की कैबिनेट में ले चुकी थी। और जो कोरोना का मामला अगर आप देखें तो ये शुरू हो गया था 1 मार्च से लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनाने के लिए लॉकडाउन 24 तारीख तक बढ़ाया। और कोरोना जो आया है जिसकी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, अरे कोरोना तो आप ले आए। अगर ये लॉकडाउन 15 दिन पहले हो जाता, ये रैपिड एक्शन जो टीम आई थी दिल्ली से, उसने ये बताया था कि 15 दिन पहले कोरोना आ चुका था। और अगर आप स्वास्थ्य विभाग का ग्राफ देखो तो 1 तारीख से बताता है, और उस दिन से आ गया था। जो ट्रंप यहाँ पे आए, नमस्ते ट्रंप, 5000 लोग आए थे मास्क लगा के। जी ये सब जो किया और जो लेट हुआ, इसकी वजह से कोरोना की महामारी मध्य प्रदेश की और देश की जनता भुगत रही है। इसलिए आप कोरोना की बात मत करो। और आप जो कह रहे हो कि वो दे रहे हैं, त्रिपाठी जी, बहुत बहुत कम वक्त है। 100 प्रतिक्रिया आपकी। जी निकल गए रास्ते पे, 100 लोग निकल गए, उनको राशन नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा साहब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। जी आप चाहते हो कि 40 दिन में 5 किलो, 40 दिन में 5 किलो पे चलिए 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 जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है त्रिपाठी साहब, संक्षेप में। जी ये शिवराज जी ने जमा नहीं किया था जी, उसकी त्रिपाठी वजह से साहब। हुआ। जी ये पैसा उस समय जमा कर जी। दिया, बमा की बात होती जी। आज जो किसानों के अनाज लिया जा रहा है, उस किसान रही का है। जो ऋण कमलनाथ जी सरकार ने माफ कर दिया था, वो पैसा भी वो पैसा काट रहे हैं। ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 1 महीने के अंदर से शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और पहले आए थे तो व्यापम में उसके मामले में चले गए लोग, 50 लोग मारे गए थे। और अब ये आए तो फिर यहाँ पे लगभग सुन लेते हैं शर्मा जी क्या कह रहे हैं आपके साथी बीजेपी के युवा विधायक, क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जी हमारी भी सुन लीजिए थोड़ा। जी 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 जी, बोलिए 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 त्रिपाठी साहब। जहाँ तक 1.5 साल का सवाल है, शिवराज जी नहीं सुन रहे, आपको मंत्री नहीं बना रहे हैं। गरीबों की योजना अपने आपकी सुन नहीं रहे हो, काम कर दिया, आपको मंत्री नहीं बना रहे हो। था जी जी, वो संबल योजना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज अरे सिंह गरीबों को चौहान जी राशन ने दे दो चालू करके त्रिपाठी जी, गरीबों को एक नई अरे राहत राशन देने का दे दो काम किया गरीबों है। को। भारतीय जनता पार्टी अरे अभी राशन दे दो दादा, अरे बाकी तो हो आपकी एक जाएगा। फोटो, आपकी एक वीडियो आई है चलिए छोटी चलिए सी। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं त्रिपाठी जी का, धन्यवाद पीसी शर्मा साहब का, धन्यवाद दिनेश जी का। राजनीतिक नोकझोंक की ये शुरुआत आपको और हमको ये बताती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति आगे जाकर कितनी तुर्श होने वाली है। कोरोना ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन राजनेता बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ आगे आता है और उसके भीतर एक राजनीतिक जो जीवनी शक्ति होती है, उस जीवनी शक्ति के साथ वो तमाम प्रतिकूलताओं से जूझता हुआ अपने वजूद के लिए, अपने संगठन के वजूद के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। और यकीन जानिए कि आने वाले चंद महीने कोरोना से तो ये लड़ाई में देश जीतेगा और कोरोना हारेगा, ये भरोसा आपके हमारे मन में है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की ये जो टक्कर है, ये भी बहुत दिलचस्प होगी। यानी आने वाले चंद महीने मध्य प्रदेश की सियासत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। निगाह बराबर रखिएगा, बंसल न्यूज़ की निगाह तो बनी रहेगी। नमस्कार।